वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की मुख्य विशेषताएं, बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हम विकास की दृष्टि से पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को तीन कैटेगरीज में डालते हैं: विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। हालांकि अल्प विकसित को पिछड़े राष्ट्र भी कहा जाता रहा है, लेकिन अब उसका नोमेनक्लेचर बदल गया और अब हम उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। विकसित राष्ट्र कौन से होते हैं? जिनकी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र बहुत तेजी से डेवलप करते हैं और उनकी ग्रोथ रेट भी डबल फिगर में यानी अबव 10% होती है। विकासशील कौन से होते हैं? जिनकी आय कम है, राष्ट्रीय आय कम है, जीवन स्तर अच्छा नहीं है लोगों का, पॉवर्टी ज़्यादा है, बेरोजगारी है, पॉपुलेशन की भारी मतलब विस्फोटक स्थिति है, एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। हम उन्हें विकासशील कहते हैं, बट दे आर ग्रोइंग। अंडर डेवलप्ड और अल्प विकसित राष्ट्र वो होते हैं जिन राष्ट्रों का इकोनॉमी का पैरामीटर, जो हमने तीन पैरामीटर जिस पर हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ये तीनों ही बहुत वीक सिचुएशन में है, जिनमें अभी तक ग्रोथ बहुत ही धीमी गति से हो रही है। उनको हम अल्प विकसित, निर्धन राष्ट्र, पिछड़े राष्ट्र, बैकवर्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कई नामों से जानते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद भारत भी एक पिछड़े राष्ट्र के रूप में जाना जाता रहा। हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी, कृषि प्रधान राष्ट्र रहा, एग्रीकल्चर बैकबोन थी हमारे इकोनॉमी की, और उस वजह से हमारे देश का विकास बहुत धीमी गति से उस समय हुआ। वो तो आप जानते ही हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड, और उसके बहुत सारे रीजंस थे, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है प्लान्ड इकोनॉमी। यानी हमने नियोजित आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और उस आधार पर इकोनॉमी को डेवलप किया गया। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि सीमित साधनों से हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत अच्छे ढंग से हमने काम किया, क्योंकि आप जानते हैं योजना बनाकर लागू करने से हमारी दिशा और दशा दोनों में एक चेंज आता है। एक फोकस्ड डेवलपमेंट जब होता है, ग्रोथ होती है, तो नेचुरली हर क्षेत्र का विकास होता है। वही विकास का परिणाम ये है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की बहुत तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने पिछले टाइम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी डिस्कस किया था। अब हम कुछ विशेषताएं देखते हैं जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को या इंडियन इकोनॉमी को एज डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। सबसे पहली चीज है विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था, ए ग्रेट इकोनॉमी, ए लार्ज इकोनॉमी। लार्ज इकोनॉमी के दो पैरामीटर हैं। पहली बात तो पॉपुलेशन वाइज हमारी इंडियन इकोनॉमी या हमारा देश बहुत बड़ा है। चाइना के बाद पॉपुलेशन की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ विस्तृत इस आधार पर है इसका जोग्राफिकल एरिया। यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो हम 6th रैंक पर आते हैं। छठा स्थान कई बार 7वां, छठे में के आधार पर देखा जाता है। तो विशाल और विस्तृत का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, भौगोलिक दृष्टि से हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और इस आधार पर हमारी इकोनॉमी को जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति निम्न आय। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, उसको आप थोड़ा सा देख भी लें। आय है ये, आया नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम। देखिए, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। टोटल जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, उसको यदि हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो देन वी गेट पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है।
अभी प्रति व्यक्ति आय का यदि हम देखें तो हम कई सारे विकासशील देशों से बहुत पीछे हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारा पॉपुलेशन का बहुत विस्तृत और विशाल होना, यानी बड़ी संख्या में जनसंख्या है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय आय उस गति से या उस रेट से हमारी ग्रोथ नहीं है। तो नेशनल इनकम को हम बहुत अधिक नहीं बढ़ा पा रहे बिकॉज ऑफ डेवलपिंग स्टेज, लेकिन पॉपुलेशन हमारी अच्छी रेट से चल रही है, तो नेचुरली नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम शुड बी लो। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या। देखिए, पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन को प्रॉब्लम कब कहा जाता है, ये भी आप जानिए। ये तब कहा जाता है जब देश के संसाधन, रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पा रहे, या उन रिसोर्सेज से उस पॉपुलेशन को बहुत अधिक मतलब लेवल पर देखा जा रहा है। उनके लिए अच्छा जीवन स्तर नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको निर्धनता से ऊपर लाया जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, या इकोनॉमी में पूरी की पूरी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी फीचर्स हैं जो उस देश की जनसंख्या को विस्फोटक मानते हैं। एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक का मतलब कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। जैसे अभी बिल्कुल नए जो डेटा हैं उसके हिसाब से 138 करोड़ की जनसंख्या है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो पूरे विश्व का 17% है, 17% है। और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज़ 1.75, दैट इज़ वेरी वेरी हाई, इट शुड बी लेस देन 1। तो ऐसा यदि हम कर लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जनसंख्या सीमित होगी तो रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रेशर कम रहेगा, दबाव कम होगा, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और कंट्री को डेवलप करने के लिए एक अच्छे लेवल पर जाने का या विकसित स्थिति में जाने का एक दिशा या एक मार्ग मिलेगा। तो ये जनसंख्या का बहुत अधिक होना कई सारी समस्याओं को जन्म देता है। इट्स ए बेसिक रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। व्यापक बेरोजगारी, जिसके बारे में भी आप जानते ही हैं। हैवी अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्यों है? जो अभी भी मैंने कहा, रूट क्या है? जनसंख्या। सारी समस्याओं की जड़ क्या है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन को हम विस्फोटक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज उतने हमारे पास नहीं हैं। एक बात आप यहाँ पर पहले समझ लीजिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए 4 रिसोर्सेज या 4 संसाधनों की ज़रूरत होती है। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन, तीसरा होता है वित्तीय संसाधन, और चौथा होता है भौतिक संसाधन। इंग्लिश में यदि हम कहें तो फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, कि उस कंट्री में प्रकृति की देन कितनी मिली हुई है, नेचर ने आपको कितना रिजर्वेयर दिया है। मानवीय संसाधन, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स, कि वहाँ की पॉपुलेशन का वर्किंग पॉपुलेशन का कितना हिस्सा पढ़ा हुआ है, समझदार है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी रखता है, ट्रेंड है, नई तकनीकों की जानकारी रखता है। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन की बात भी हमने लास्ट टाइम की थी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज आर देयर, और जब तक हमारे देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती तब तक हमारे आंतरिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते। देश के विकास के लिए वित्तीय संसाधन बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये बाकी तीनों रिसोर्सेज को कहना चाहिए कि फर्टाइल करने के लिए, या तीनों साधनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ भौतिक संसाधन, यानी फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितनी मशीनें हैं, कितनी लैंड है, कितना आपके पास में इक्विपमेंट्स हैं, आपका बिल्डिंग का लेवल क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, जो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए या सेवाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन 4 रिसोर्सेज के बारे में
ये कहा जा सकता है कि इन 4 संसाधनों का यदि बहुतायत है किसी कंट्री में तो वो डेवलप्ड स्टेज में आ जाता है। अब भारत के पास क्या है? हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है। हम उसी के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास मानवीय संसाधन की कमी नहीं है, जो अभी प्रॉब्लम के रूप में हमने जनसंख्या के रूप में पढ़ा। ये भी आपको पता होगा कि कुल जनसंख्या को हम वर्किंग पॉपुलेशन या कार्यशील जनसंख्या नहीं कहते। 15 to 60 ईयर्स ऑफ एज जो व्यक्ति की है, वो सभी व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या के पार्ट माने जाते हैं। और उस जनसंख्या को यदि पर्याप्त रोजगार मिल रहा है वो अपनी अच्छी उत्पादकता रखते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इसके अलावा सेवा क्षेत्र जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, वहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उस देश की जो मानवीय पूंजी है वो भी बहुत अच्छी मानी जाएगी और वो देश के विकास को बहुत आगे ले जाएगी। देखिए, चारों रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा सक्रिय संसाधन, एक्टिव रिसोर्स किसको कहेंगे? मानवीय संसाधन को। बाकी तीनों का जो यूज़ है, प्राकृतिक, भौतिक और वित्तीय, इनको यूज़ करने वाला, इनका यूटिलाइजेशन करने वाला, इनको ऑप्टिमम या अनुकूलतम स्तर पर ले जाने वाला कौन है? मानवीय पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स। तो वो यदि प्रॉपर काम कर रहा है, उसको रोजगार मिला है, उसके पास में आय अर्जन के साधन है, अर्निंग रिसोर्सेज हैं उसके पास में, तो उस देश को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे देश की स्थिति कैसी है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने के कारण हम इन सभी रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पर नहीं कर पा रहे, तो बेरोजगारी का स्तर भी बहुत ऊंचा है। निर्धनता का कुचक्र, देखिए ये कुचक्र है, क्रय जरूर लगाइएगा, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी। अब निर्धनता क्या है? निर्धनता यही है कि जो व्यक्ति अपनी आय से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। बेसिक नीड्स आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा शिक्षा को जोड़ दिया गया है। एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यदि ये चारों संसाधन या चारों सुविधाएं उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं तो वो निर्धन नहीं है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, एक ही अर्न करता है, उनको चारों सुविधाएं नहीं मिल रही। या तो वो शिक्षा नहीं ले पा रहा, पर्याप्त भोजन नहीं कर पा रहा, पर्याप्त मात्रा में रहने की स्थिति नहीं है, सेवा नहीं है, और कपड़ा भी उसके पास पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम बीपीएल के नाम से जानते हैं, उसमें आता है। अब इसको विशेष सर्किल या कुचक्र क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए बच्चों, एक बार किसी व्यक्ति की आय यदि किसी कारण से कम है, यानी लो इनकम है, तो लो इनकम का मतलब क्या हुआ? लो कंजम्पशन, यानी निम्न उपभोग। वह पर्याप्त भोजन दोनों टाइम नहीं करता, तो उससे उसकी कैपेसिटी विल गो डाउन, ठीक है ना? यानी उसकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। कार्यक्षमता कम होगी तो उसकी उत्पादकता कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। एक दिन में वो 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग में अपना मतलब अपनी सेवाएं दे रहा था, अब वो 5 यूनिट नहीं बना पाता, केवल एक ही यूनिट बना पाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, उपभोग नहीं कर पा रहा, क्योंकि आय कम है। तो लो इनकम लीड्स टू लो कंजम्पशन, लो कंजम्पशन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, लो कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और वो अगेन लो इनकम में चला जाता है। तो ये जो साइकिल है, जिसको नर्कसे ने, जो बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस पॉवर्टी के जाल में आ गया तो उससे बाहर निकालने के लिए सरकार की विशिष्ट योजनाएं ही कारगर होती हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, सरकार के द्वारा रोज कुछ न कुछ नई योजनाएं इसलिए बनाई जा रही है ताकि लोगों को निर्धनता से ऊपर लाया जाए।
जैसे जनधन योजना है, उज्ज्वला है, लोगों को फ्री में सिलेंडर दिए जाते हैं, लोगों की जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं, शिक्षा फ्री में दी जा रही है, ताकि उस पॉपुलेशन को उस कुचक्र से या उस जाल से निकाला जा सके। मतलब भारत की जनसंख्या का लगभग 27%, 27% बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये वो निर्धनता की रेखा है जिसके नीचे उसको कोई भी बेसिक नीड्स पूरी करने की स्थिति नहीं है। उसकी या तो आय कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम एक सेपरेट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो निर्धनता का कुचक्र हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ जनसंख्या है वहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो उसका परिणाम पॉवर्टी है। अब आता है आय व संपत्ति का असमान वितरण। देखिए, ये कॉज भी है, कारण भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स। अभी का एक सर्वे ये कहता है कि हमारे देश में विश्व के सबसे अधिक अरबपति रहते हैं, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, जिसमें आप मुकेश अंबानी की बात समझते ही हैं, जो हम फॉर्ब्स की सूची में चौथे या पांचवें स्थान पर रहते हैं, कई बार नीचे कई बार ऊपर, वो तो आप जानते हैं, इनकम लेवल में वेरिएशन आते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर अरबपतियों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हमारी राष्ट्रीय आय और हमारी राष्ट्रीय वेल्थ का, एसेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज हाईली अनइक्वल। विश्व में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी है, विषमता है आय की, यानी आय का विषम वितरण, असमान वितरण विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में है। और वो क्यों है? वही बात फिर अगेन हम आए, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी, ये सब कारण भी है और रिजल्ट भी है, परिणाम भी है। क्षेत्रीय विषमता, रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब ये होता है कि पूरे देश के जो सभी राज्य हैं वो समान रूप से विकसित नहीं होते, विकसित नहीं हैं, डेवलप्ड नहीं हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये कुछ ऐसे, महाराष्ट्र, ये ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है, वहाँ के लोगों का इनकम लेवल हाई है, जीवन स्तर ऊंचा है, वहाँ निर्धनता उतनी नहीं है जितना कि हम उड़ीसा, आसाम, आंध्रा और इवन राजस्थान को भी हम ले सकते हैं। तो इन कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़ी स्थिति में है। हम अपने ही स्टेट की बात करें तो ये कहेंगे कि हमारे राजस्थान की स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि हमारी टोटल जो जोग्राफिकल जो लेवल है, स्टेटस है, उसमें 60% तो हमारा डेजर्ट है। हालांकि उस डेजर्ट में भी अब काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो अब हम उस बैकवर्ड स्टेज से हम डेवलपिंग स्टेज वाले स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। तो क्षेत्रीय विषमता भी हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय विषमता का मतलब कुछ राज्यों का विकसित होना और कुछ राज्यों का विकासशील या पिछड़ी स्थिति में होना माना जाता है या कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण की निम्न दर, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन आप जानते ही हैं क्या होता है। आज जो आपने आय अर्जित की है, आपका जो प्रेजेंट इनकम लेवल है, उसमें से आप कितनी बचत करते हैं, कितना उपभोग करते हैं। उपभोग मार्केट को रन करता है। आप जानते हैं डिमांड सप्लाई आपके उपभोग या कंजम्पशन को ही इंडिकेट करती है। लेकिन जो आप बचत या सेविंग्स करते हैं, उस सेविंग का इन्वेस्टमेंट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको लगाया जाता है, आर्थिक क्रियाओं में। और उसको लगाने के बाद जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो पूंजी निर्माण होता है, यानी विनियोग पर जो रिटर्न आपको मिलता है, जो आय आपको प्राप्त होती है, दैट रेट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए आप? यानी
आय का वो हिस्सा जो सेविंग्स के रूप में रखा गया, इन्वेस्ट किया गया कहाँ पर? इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स में, और उससे जो राष्ट्रीय आय बढ़ी, जो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, जिस रेट से हुई, दैट इज कॉल्ड पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की दर हमारे देश में 30 से 35% ही है, लेकिन यदि हम दूसरे देशों की बात करें जो हमारे ही तरह के एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये 40 से 50-60 तक परसेंट है। जापान का एग्जाम्पल जैसे हम लेते रहे हैं, विकास की दृष्टि से छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही प्लान्ड तरीके से अपना डेवलपमेंट करता है, तो वहाँ पर 60% कैपिटल फॉर्मेशन रेट है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, हाई होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ताकि हम अपने वित्तीय संसाधन अपने ही साधनों से या अपने ही देश में क्रिएट कर सकें और अपनी योजनाओं को या अपनी इकोनॉमी को चला सकें। जैसा मैंने पहले कहा, वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी। तो पूंजी निर्माण उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। निम्न जीवन स्तर, लो लिविंग स्टैंडर्ड, हालांकि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, आय का असमान वितरण है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, तो उसका रिजल्ट क्या है? लो लिविंग स्टैंडर्ड। लोग अपनी बेसिक नीड्स को जब फुलफिल नहीं कर पाते तो वो लिविंग स्टैंडर्ड को लो कर देता है। जीवन स्तर नीचे होने पर मानव का जो ह्यूमन इंडेक्स है वो डाउन हो जाता है, उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, संचार, परिवहन आदि की सुविधाओं का वह उपभोग नहीं कर पाता, बैंक बीमा कंपनी की सुविधाएं नहीं ले पाता, इसके अलावा अच्छी उसकी हेल्थ सिचुएशन नहीं होती, वह उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। ये सब निम्न जीवन स्तर है। और जीवन स्तर ऊंचा उठना, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी पर डे जो उत्पादकता है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। संपन्नता में निर्धनता, पॉवर्टी इन प्लेंटी। या आपने कई बार ये स्लोगन पढ़ा होगा कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है लेकिन उसमें निर्धन निवास करते हैं। Our country is very prosperous but abundance of poverty is there. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में जो मैंने 4 साधन अभी अभी बताए आपको, कौन कौन से? प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्स, इसके अलावा मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स जिसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, फाइनेंशियल रिसोर्स, वित्तीय संसाधन, और चौथा है आपका भौतिक संसाधन। इन संसाधनों में यदि हम लें तो वित्तीय साधनों के अलावा हमारे पास सब कुछ है, यह है संपन्नता। नेचुरल रिसोर्सेज का जहाँ तक इशू है, प्राकृतिक संसाधन का, भारत बहुत संपन्न है, जलवायु अच्छी है, पानी अच्छा है, उपजाऊ भूमि है, हमारी भूमि का जो जोग्राफिकल जो स्टेटस है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास खनिज यानी मेटल्स और मिनरल्स बड़े पर्याप्त मात्रा में है। अभी जैसलमेर के पास में जो जगह है पचपदरा, वहाँ पर हमारे पास ऑयल रिफाइनरी का रिजर्वेयर मिल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। मानवीय संसाधन की कमी है ही नहीं, जिसको अभी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, जो एक हमारे लिए प्रॉब्लम भी है। तीसरी चीज़, हमारे पास भौतिक संसाधनों की भी कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की हो रही है? हम अपनी जनसंख्या को सीमित नहीं कर पा रहे और उसका परिणाम निकल रहा है कि हमारे निर्धनता का स्तर बढ़ रहा है। उसका कारण बच्चों एक और है, वो यही है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी पूरी तरह से डेवलप्ड स्टेज में नहीं आ पाई, और उस स्टेज में नहीं आने के कारण इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। तो जब बेरोजगारी बढ़ती है तो निर्धनता बढ़ती है, लोगों की आय नहीं होती, जीवन स्तर नीचे होता है,
विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी डेवलप होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमारी इकोनॉमी को अभी भी एक निर्धन राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी को अब धीरे धीरे 1991 के बाद फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाने लगा। इसी पर आते हैं हम विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी राष्ट्र की सीमा के बाद बाहर हम क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, ड्यू टू डेवलपिंग स्टेज ऑफ द इकोनॉमी। विकासशील होने के कारण, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमारी आयात की जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और निर्यात कम है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी हैप्पी फीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिन कमोडिटीज़ का हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम अपने यहाँ पर इतनी अच्छी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर लिया, देश में संसाधनों का बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। उसका परिणाम यह है कि भारत विश्व का 8वां वो देश है जिसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। हम उन वस्तुओं का निर्यात करने लगे जिनका हम इंपोर्ट करते थे। नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम आपने पढ़ा होगा। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था में निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण लागू किया गया। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण, जिसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि उदारीकरण का मतलब बहुत सारी ऐसी सरकारी औपचारिकताओं को, सीमाओं को, बहुत सारे ऐसे अधिनियमों को, इन कानूनों को, लॉज को, एक्ट्स को, इन सबको लिबरल कर दिया। लिबरल करने का परिणाम ये निकलता है कि सभी क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी बात निजीकरण, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि हमारा देश सार्वजनिक क्षेत्र से के थ्रू आगे बढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे इस सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मॉडल जो नया बना है वो है PPP वाला, PPP, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंड, मतलब PPP, यानी तीनों का सहयोग मिलना चाहिए, जन सहभागिता को लिया जाता है। तो उस तरह से अब हमारी इकोनॉमी जो पहले 80-20 थी, 80 का मतलब पब्लिक सेक्टर और 20% निजी क्षेत्र था, अब वो 20-80 हो गई। निजी सार्वजनिक क्षेत्र बहुत सीमित होता जा रहा है। सरकार अपना रोल धीरे धीरे विड्रॉ कर रही है। सरकार का पूरी तरीके से क्या हो रहा है, मतलब अपनी भूमिका को कम कर रही है। सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तेज़ी से डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो ये PPP मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर किसी जगह पर काम करेंगे, ये मॉडल अभी गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी आप जानते ही हैं, हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज़ के साथ में ओपन कर दिया। खुली अर्थव्यवस्था है अब हमारी। किसी भी तरह का कमोडिटीज़ का, सर्विसेज का बिल्कुल फ्री फ्लो है। पूंजी का आवागमन फ्री है, लेबर का आवागमन फ्री है, वस्तुओं का आवागमन, तकनीक का। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इन्हीं तीनों चीज़ों पर है। यानी कैपिटल का इनफ्लो किया जा सकता है, आउटफ्लो किया जा सकता है, इस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा श्रम का, यानी लेबर का, हमारे यहाँ पर बहुत आसान हो गया। आजकल कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर जॉब कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है, बाहर का हमारे यहाँ आता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरा विश्व एक टेक्नोलॉजी को तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं सभी देश। तो ऐसे में भारत को भी अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत इम्प्रूव करना है। हालांकि बहुत किया है। आज हम अपनी मिसाइल्स खुद बना रहे हैं। आज हम अपने देश में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा मिशन पूरा कर रहे हैं। हम अपनी स्वदेशी तकनीकों से बहुत तेज़ी से आगे रिसर्च एंड अनुसंधान में लगे हुए हैं, और उसका रिज़ल्ट यही है कि कोविड से पहले इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोथ करने लगी,
और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में जुड़ गई थी। लेकिन अभी ये जो टेम्परेरी फेज चल रहा है उसमें इकोनॉमी माइनस में चली गई, ग्रोथ रेट हमारी ऋणात्मक हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वापस सरवाइव हो रही है। तो नवीन आर्थिक नीति का मतलब 1991 में अपने इकोनॉमी में 3 नए बड़े परिवर्तन किए, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के। उससे हमारी अर्थव्यवस्था ने 9% की ग्रोथ रेट अचीव की थी। समावेशी विकास, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं अंग्रेजी में। समावेशी विकास का मतलब आप जान ही गए कि विकास के लाभ पब्लिक में या समाज में बिल्कुल निम्न स्तर के व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या हो रहा था, भारत और इंडिया ये 2 पार्ट हो गए थे। जितना भी विलेज एरिया था उसको भारत कहा जाने लगा, जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उसको इंडिया कहा जाने लगा। यानी दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में, इनकम में, निर्धनता में, बेरोजगारी में, पॉपुलेशन में, सभी में बहुत बड़ा फर्क रहा है। विलेज एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर से ही अपनी आय अर्जित करता है, जो अपने आप में अनसर्टेन होती है। उस वजह से उसे पूरे देश के विकास के लाभ नहीं मिल पाए। अब 1991 के बाद से अब ये एक मिशन गवर्नमेंट ने बनाया कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाए और फिर उसके बाद उसको शहरी क्षेत्रों के विकास सुविधाओं से जोड़ा जाए। तो ये समावेशी विकास के रूप में है, जिसमें जन धन योजना विशेष रूप से ली जाती है। उसके आधार पर सर्वांगीण विकास, जिसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। जैसे जो हमारे राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे विश्व के, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने यही कहा था कि यदि हमें अपने देश का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर हमें विलेज एरिया में डेवलप करने होंगे, तो हम एक समावेशित विकास यानी संपूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वही अब किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट है विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब यही है कि पहले देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं जो हमने पिछली बार भी बात किए थे। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें एग्रीकल्चर आता है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा सेवा क्षेत्र। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी देश के विकास को जांचने का। यदि किसी देश की जनसंख्या का या वहाँ की राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक हिस्सा यदि सेवा क्षेत्र के द्वारा मिल रहा है तो वो डेवलपिंग है। और इससे वाइस वर्सा देखें तो यदि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है, राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, तो उस कंट्री को क्या कहा जाता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो भारत 1991 से पहले तक इसी तरह का था। हमारा अधिकांश राष्ट्रीय आय का 40 से 60% एग्रीकल्चर से मिल रहा था। सेवा क्षेत्र हमारा विकसित नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने इंपोर्ट से काम चलाया, लेकिन आज स्टेज हमारी जस्ट रिवर्स है। रिवर्स किस सेंस में है, आज एग्रीकल्चर से हमें 44% मिल रहा है राष्ट्रीय आय का, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% मिल रहा है, और सर्विस सेक्टर में हमारे को मिल रहा है 61%। तो ये स्टेज क्या है, बहुत अच्छी स्टेज मानी जा रही है। सॉरी मैं थोड़े फिगर दूसरे हो गए। एग्रीकल्चर हमें दे रहा है 13.4%, इंडस्ट्री दे रही है हमें 23%, और सर्विस सेक्टर यानी तीसरा क्षेत्र दे रहा है हमें 61.5%। तो सर्विस सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र, जिसको आधारभूत संरचना का क्षेत्र कहा जाता है, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी क्षेत्र है, यदि वहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती है तो उसको हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में मानते हैं। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सभी को समझने की कोशिश करिए, आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।